डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की वीडियो में हम अमेरिका के संविधान की चर्चा करते हैं, अमेरिका की राज व्यवस्था की चर्चा करते हैं और इसकी संस्थाओं की चर्चा करने से पूर्व हम अमेरिका के बारे में बेसिक जो जानकारी है उसको आज हम इस वीडियो में साझा करेंगे। अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप जो दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और विश्व की मुख्य भूमि से दूर है, डिस्कनेक्ट है। अमेरिका पूरा महाद्वीप जो है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, हम अमेरिका देश की चर्चा कर रहे हैं। और अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मैप है हमें उसे देखना चाहिए और उस मैप को देखने के बाद ही मेरी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। आज हम अमेरिका को एक बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में देखते हैं। वो विश्व का नेता है, उसकी संस्थाएं जो हैं वो रोल मॉडल हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो रोल मॉडल है वो अमेरिका से ही आंका जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम देखेंगे कि अमेरिका में ये सारी व्यवस्थाएं कैसे विकसित हुई। साथियों, अमेरिका एक संयोगवश मिला हुआ देश है। इसकी छोटी सी हम कहानी सुनते हैं। जो तुर्की है, तुर्की का एक जो शहर है, इस्तांबुल बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया बोलते हैं उसे। ये जो शहर है ये एशिया और यूरोप को जोड़ता है। परंतु होता क्या है कि इस तुर्की पर एक उस्मानिया साम्राज्य स्थापित हो जाता है और वह यूरोपियन लोगों के लिए एक बैरियर बन जाता है। जो यूरोपियन व्यापारी स्थल मार्ग से एशिया तक आते थे, अर्थात इंडिया तक आते थे, भारत तक आते थे, उनके लिए ये रास्ता रोक देता है। अब भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो यूरोपियन जो व्यापारी थे उन्होंने नए रास्ते खोजना प्रारंभ किया। उन्होंने इंडिया की खोज के लिए और समुद्र मार्ग देखना स्टार्ट कर दिया। अब हम नक्शे में देखते हैं कि यूरोप के जो विकसित देश हैं वो पश्चिम जो एरिया है उसमें है। स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, ये जो देश हैं ये समुद्र के किनारे हैं। उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है उसके किनारे हैं ये। तो इन देशों की जो नौसेना है या फिर नाविक क्षमता है वो बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ के नाविक बहुत बहादुर थे और उन्हीं बहादुर नाविकों में से एक था जिसने, कहते हैं, भारत की खोज की, वास्को डी गामा। और ये हमारी एक मूर्खता भरी बात है कि भारत की खोज की। अरे भारत की खोज तो उस चीज़ की जाती है जो याद पहले से हो ही नहीं। ये कह सकते हैं कि उसने समुद्री मार्ग से भारत की पहली यात्रा की। खोज तो उस जगह की होती है जहां पर कोई पहले गया ही नहीं। अब क्या होता है, 1492 में कोलंबस नामक एक नाविक अपने कुछ साथियों के साथ अटलांटिक महासागर में उतर जाता है और वो इंडिया की खोज के लिए निकल पड़ता है।
ना कोई दिशा है उसके पास, ना कोई दूरी है, ना कोई निश्चित मार्ग है, और हवाओं के सहारे चलने वाली नौकाएं होती थी। तो कोलंबस भटकते भटकते और एक महाद्वीप पर पहुंच जाता है और वो उसको इंडिया समझ लेता है और वहां के लोगों को इंडियन, पर जब वो उतर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये तो इंडिया नहीं है। इंडिया नहीं है तो एक उसके लिए एक नया भूभाग हो गया कि जिसकी उसने खोज की। कोलंबस वापस स्पेन जाता है और वहाँ जाकर बताता है कि मैंने एक बहुत बड़े भूभाग की खोज की है जहाँ पर एक आदिवासी टाइप के लोग रहते हैं। इंडिया की खोज करने निकला था, परंतु ये क्षेत्र मुझे मिल गया। और इसी क्रम में वेस्ट इंडीज जो हैं, जो टापू हैं, उनकी भी खोज हो जाती है। इनका नाम वेस्ट इंडीज, मतलब इंडिया की खोज करने निकले, परंतु इंडिया की खोज के चक्कर में वेस्ट इंडीज मिल गए, उनका नाम वेस्ट इंडीज रख दिया। अच्छा, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका बिल्कुल ही मुख्य भूभाग से डिस्कनेक्ट है और नाविकों ने, जिनमें कोलंबस है, अमेरिगो वेस्पुसी है, इन लोगों ने अमेरिका महाद्वीप पर पहली बार कदम रखे। अब हम ये नहीं कह सकते कि पहली बार कदम रखे वहाँ कोई नहीं था, वहाँ के मूल निवासी थे जिनको आजकल रेड इंडियन कहा जाता है। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। इस प्रकार अमेरिका की खोज हो गई। इन लोगों ने यूरोप में आकर के, अपने देश में आकर के, और ये कहा कि भाई हमने एक बहुत सुंदर सा बहुत बड़ा भूभाग देखा है और वहाँ पे हम कुछ दिन स्टे करके भी आए। अजीब प्रकार के लोग हैं, बिल्कुल जंगली हैं, कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है उनकी, और पर वहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, संसाधन बहुत हैं। तो यूरोप में आकर इन्होंने ये प्रचार किया। अब क्या होता है, वो जो दौर था वो यूरोप में गृह युद्धों का दौर था। यूरोप में लंबे लंबे समय तक चलने वाले युद्ध हो रहे थे देशों में। अब भैया शांति प्रिय जो आदमी होता है वो शांति की तलाश में निकलता है। तो यूरोप के वो लोग जो शांति प्रिय थे, जिनको युद्ध से जिनका जी भर गया था, जो चिड़चिड़े हो गए थे, वो धीरे धीरे करके और यूरोप के देशों से, खासकर ब्रिटेन से, और वो निकल करके अमेरिका में शिफ्ट होने लगे। समय गुजरता गया, वो लोग वहाँ कुछ दिन के लिए गए थे, पर फिर वे धीरे धीरे नियमित रूप से जाने लग गए, और नियमित रूप से जाने लग गए तो उन्हें वहाँ शांति मिली, उन्हें वहाँ सुरक्षा मिली। वो वहाँ नियमित रूप से अपनी बस्तियाँ बसा करके रहने लगे। इन लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या थी ब्रिटेन के लोगों की। अब ब्रिटेन के लोग वहाँ गए, वहाँ उन्होंने बस्तियाँ बसा। उनके शासक को इस बात का भान हुआ, शासक की अनुमति से ही जाते थे वो। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बना लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वो लोग वहाँ जो शांति की खोज में गए थे, जो वहाँ स्थायी रूप से रहने लग गए, उनकी पीढ़ियाँ बदल गई, वहाँ पे वो वहाँ के स्थायी निवासी होने लग गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूरोप के जो लोग अमेरिका में शिफ्ट हुए, उन्होंने अपने 13 राज्य बना लिए, 13 समूह बना लिए, और वो अमेरिका के पूर्वी तट से धीरे धीरे पश्चिम तक अपना विस्तार करते गए। जो वहाँ के मूल निवासी थे उनके साथ अत्याचार करते गए, उनका कत्ल करते गए, उनको नष्ट करते गए, और धीरे धीरे अपना विस्तार वो वहाँ पे करने लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटेन के लिए तो एक बहुत फायदे का सौदा हुआ है। ब्रिटेन का उपनिवेश हो गया वो, तो ब्रिटेन वहाँ से
उन जो अमेरिका के संसाधन थे उनका दोहन करने लगा, वहाँ के जो लोग थे उन पर टैक्स लगाने लगा, और इस प्रकार ब्रिटेन के लिए इनकम का एक स्रोत साबित हो गया अमेरिका। जब अमेरिका में बसने वाले लोगों की एक दो पीढ़ियां निकल गईं तो उनका अपने मूल देश जो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, वहाँ से उनका लगाव कम होने लगा। समय गुजरा, 1760 के लगभग ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति थी वो बड़ी शोचनीय हो गई। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिका में जो रहते थे, उन पर टैक्स लगा दिया, और ये कठोर व्यापारिक जो कानून थे वो इंग्लैंड को लाभ पहुंचा रहे थे। अमेरिका में रहने वाले लोग इन कानूनों का विरोध करने लगे, और स्थिति यहाँ तक आ गई कि जो 13 उपनिवेश थे, जो 13 कॉलोनीज थी, वो एक दूसरे के निकट आए, एक हुए, उनमें राष्ट्रीयता का विकास हुआ, और उन्होंने कहा कि यार जब हम वहाँ रहते नहीं, ब्रिटेन में हमारा कोई लेना देना नहीं उनसे, फिर हम टैक्स क्यों दें, और फिर टैक्स भी दें तो कम से कम कानून बनाते समय हमसे पूछा तो जाना चाहिए था, कानून निर्माण में हमारी भागीदारी तो होनी चाहिए थी। तो उन्होंने एक नारा दे दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, मतलब यदि आप हमें कानून निर्माण में भागीदार नहीं बनाओगे तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं लगभग 1773 में अमेरिका का एक शहर है बोस्टन, उस बोस्टन के शहरवासियों ने क्या किया कि ब्रिटेन से जो चाय के जहाज आ रहे थे उनको नष्ट कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए फिर और कठोर कानून बनाए। इससे अमेरिका में रोष फैल गया, और धीरे धीरे उनमें एकता बढ़ने लगी। उनके प्रतिनिधियों ने 1774 में फिलाडेल्फिया में एक बैठक की, और यह बैठक अमेरिकी महाद्वीप की प्रथम बैठक थी जिसमें सभी लोग इकट्ठा हुए। इसे प्रथम कांग्रेस भी कहा जाता है। इसके बाद एक एसोसिएशन का गठन किया गया, और इस एसोसिएशन ने दमनकारी कानूनों को रद्द करने के लिए सम्राट के पास एक याचिका भेजी। उस समय ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज तृतीय था। उसने इस याचिका को ठुकरा दिया। इससे अमेरिका में विद्रोह की भावना और तेज हो गई। अब विद्रोह की भावना तेज हो गई तो उनमें राजनीतिक चेतना बढ़ती चली गई, और फिर मई 1775 में फिलाडेल्फिया में एक दूसरा सम्मेलन हुआ। महाद्वीप कांग्रेस ने इंग्लैंड से युद्ध करने का प्रस्ताव पास कर दिया, और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका की जो नागरिक सेना थी उसका सेनापति नियुक्त कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका में जो लोग रहते थे वो ब्रिटेन से मानसिक रूप से पूरी तरीके से अलग नहीं हुए। खुद जॉर्ज वाशिंगटन भी चाहते थे कि युद्ध ना हो, संघर्ष ना हो, और अमेरिका ब्रिटेन से बहुत अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं वो आखिर ब्रिटेन के ही तो हैं। सिर्फ बात इतनी सी है कि ब्रिटेन जो है उनको अपना उपनिवेश ना समझे, उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करे, ऐसे कानून बनाए जो उनको स्वीकार्य हों। परंतु ब्रिटेन मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसके तो मुंह खून लगा हुआ था। वो तो हर समय हर जगह शोषण देखता था।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेरिका के इस समझौते को ठुकरा दिया। परिणाम ये हुआ कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के लोगों ने औपचारिक रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति के बल पर इस विद्रोह को कुचलने का निश्चय किया। ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिकन उपनिवेशों के मध्य 6 वर्ष तक युद्ध चला। अंत में 19 अक्टूबर 1781 को अमेरिकन उपनिवेशों की जीत हो गई और ब्रिटेन के सेनापति कॉर्नवालिस की पराजय हो गई। ये वही कॉर्नवालिस है जो भारत में भी गवर्नर रहा है। अब देखो, वहाँ तो वो हार के आ गया, पिट के आ गया, परंतु यहाँ बड़ा सक्सेस रहा था वो, क्योंकि यहाँ तो जो कहीं भी नहीं चलता है ना, वो माल इंडिया में चल जाता है। जो हर जगह फेल हो जाता है वो इंडिया में पास हो जाता है। यहाँ गधे भी शासन कर जाते हैं, क्योंकि देखा है हमने, क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति है वो इग्नोरेंस की है। हम लोग अपने अधिकारों से परिचित नहीं हैं। हम लोग कभी मांग नहीं करते, जैसा ढल रहा है हाँ चलो ठीक है चलने दो। इस प्रकार की सोच का परिणाम ही तो है कि हम 500-700 साल मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, और आज भी प्रवृत्ति हमारी कमोबेश वैसी ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉर्नवालिस युद्ध हार गए। ब्रिटिश लोक सदन ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। सम्राट जॉर्ज तृतीय ने नवीन सरकार का गठन किया, जिसने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी, और इस प्रकार 1783 में ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य एक संधि हो जाती है। ये तो हुई कहानी अमेरिका की स्वतंत्रता की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्र होने के बाद फिर वो जो संविधान का मुद्दा है, उस संविधान कैसे बना। अब देखो भाई, संविधान क्या है? किसी भी व्यवस्था की, किसी भी संस्था की, किसी भी देश की शासन चलाने की जो विधि है, जो कानून है, वही संविधान है। ऐसा कोई संगठन, कोई संस्था, कोई देश नहीं है जो बिना कानूनों के चल सके। अब अमेरिका पहले किससे चलता था? ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए कानूनों से। परंतु जब अब वो आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तब उसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रक्रिया में जो कुछ हुआ वो अमेरिका का संविधान का निर्माण है। अच्छा, अब युद्ध में अचानक से अमेरिका जीत जाता है और जीतने के बाद आज़ाद हो जाता है, या पहले आज़ादी की घोषणा कर देता है और फिर संविधान बनता है। तो जो संविधान एक जगह बैठ कर के कुछ लोगों द्वारा बनाया जाता है, उसे निर्मित संविधान कहते हैं। तो अमेरिका का जो संविधान है वो निर्मित संविधान है। और कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। संसार का पहला निर्मित और लिखित संविधान है अमेरिका का। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो यह निश्चय किया गया कि 13 जो उपनिवेश हैं वो मिलकर के एक परिसंघ बनाएंगे। परंतु परिसंघ की समस्या क्या होती है कि परिसंघ में जो इकाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, और केंद्र जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। अब नवीन राज्य, नए नए राज्य ब्रिटेन से युद्ध कर रहे हैं। यदि उनमें केंद्र मजबूत नहीं है, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि भाई ये आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले ले? तो धीरे 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 करके, और ये परिसंघ की जो परिकल्पना थी, जो विचार था, वो छीन होता गया। और 1781 में परिसंघ की स्थापना की जगह धीरे धीरे
संविधान निर्माण की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा होती है। उस सभा में सभी 13 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिनमें जेम्स मेडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज मेसन, जेम्स विलियम, रॉबर्ट मॉरिस, जॉन डॉकिंस आदि जो आगे चल के अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो सभी लोग उसमें भाग लेते हैं लगभग उस समय के। और जॉर्ज वाशिंगटन को उस सभा की अध्यक्षता सौंप दी गई। अब इस नवीन संविधान के निर्माण में बहुत सारी परेशानियां आई। कुछ लोग चाहते थे कि परिसंघ बने, कुछ लोग चाहते थे संघ बने। संघ का मतलब केंद्र मजबूत और राज्यों जो इकाइयां हैं वो उस केंद्र के अंदर काम करेंगी, जैसे भारत में होता है। अंत में संघवादी पक्ष की विजय हुई और अमेरिका में संघ राज्य की स्थापना हो जाती है। अब समस्या ये होती है कि जो 13 राज्य हैं, इनमें कुछ राज्य बड़े हैं, कुछ राज्य छोटे हैं। अब उनमें कैसे शक्तियों का विभाजन किया जाए? तो निर्णय ये हुआ कि अमेरिका की जो संसद है उसके 2 सदन होंगे। एक निम्न सदन प्रतिनिधि सभा, जिसमें जनसंख्या के आधार पर राज्यों से प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, और दूसरा होगा सीनेट। सीनेट में सभी राज्य जो हैं वो चाहे छोटे हैं या बड़े, वो निश्चित संख्या में अपने प्रतिनिधि भेजेंगे जो कि समान होंगे। जैसे वर्तमान में वहाँ राज्यों की संख्या 50 है, तो वहाँ से एक राज्य से 2 प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चाहे वो राज्य छोटा है या वो राज्य बड़ा है। तो इस प्रकार सभी जो उपनिवेश थे, अब उनको राज्य बोल सकते हैं हम, 13 जो राज्य थे उनको इस शक्तियाँ इस प्रकार से दी गई कि जनसंख्या का भी महत्व बना रहे और राज्य की अपनी संप्रभुता का भी महत्व बना रहे। 26 जुलाई 1787 तक संविधान के प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति बन गई। संविधान में कुल 26 प्रस्तावों के रूप में भावी संविधान को स्वीकार कर लिया गया। सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों को विधान का रूप देने के लिए 8 सितंबर 1787 को मिस्टर मॉरिस की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने 15 सितंबर तक संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया और 17 सितंबर 1787 को इस पर हस्ताक्षर हो गए। संविधान निर्माण के बाद एक मुद्दा जो व्यापक रूप से छाया रहा वो था अधिकार पत्र का। ये कमी महसूस की गई कि भाई बिना अधिकारों के कैसे काम चलेगा। तो संविधान सभा ने ये वचन दिया कि प्रथम सरकार के गठन के बाद संविधान में अधिकार पत्र डाले जाएंगे और इस प्रकार नई सरकार के गठन के बाद 1789 से संविधान पूर्णतः लागू हो गया और अमेरिका का संविधान विश्व के संक्षिप्त संविधानों में से एक है जो सफलतापूर्वक काम कर रहा है और इसमें मात्र अब तक लगभग 27 संशोधन हुए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा यहाँ तक पहुँचाया गया है। उसमें सांस्कृतिक भिन्नता है, विविधताओं का देश है। वहाँ यूरोप के हर देश के लोग वहाँ पे जाके बस गए। वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको बहुत बाद में जाकर के अधिकार दिए गए और कहने को वहाँ पर
यूरोप के लोग हैं, परंतु आज स्थिति ये है कि एशिया के बहुत सारे लोग वहां जाकर बस गए हैं। यहां श्वेत लोगों की संख्या लगभग 76% है, लेकिन यहां 2,60,00,000 लगभग रेड इंडियन मतलब ब्लैक लोग भी रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सभी लोग जाकर के यहाँ धीरे धीरे अपनी योग्यता के अनुसार बस गए। और अमेरिका एक विविधताओं का देश है, जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता है, जहाँ पर विकास प्रथम है और आज की तारीख में संसार का सबसे शक्तिशाली देश है। तो ये तो इसका ऐतिहासिक पक्ष हुआ। अब हम अगली वीडियो में अमेरिका के जो राज व्यवस्था है, वहाँ का राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं, वहाँ की प्रतिनिधि सभा क्या काम करती है, सीनेट क्या है, वहाँ के राजनीतिक दल कैसे हैं, दबाव समूह कैसे हैं, नौकरशाही का क्या है, शासन व्यवस्था कैसी, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, जो कि हाल ही में सेकंड ईयर का जो अपना पेपर है उसकी सेकंड यूनिट में आता है। थैंक यू।